दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब कमाल होने जा रहा है। महाराष्ट्र एक दिलचस्प चुनावी नतीजा देने की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो महाराष्ट्र, जिस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चतुष्कोणीय मुकाबले में अपने लिए जगह तो बनाई जरूर थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता दरवाजे और खिड़कियां, किवाड़ और खिड़कियां दोनों बंद करती हुई नजर आ रही है बीजेपी के लिए। हालात बहुत विकट दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प परिस्थिति तो यह बनी है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव के बाद के लिए भी एश्योरेंस चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी दावेदारी छोड़ नहीं रही है और इन सब के बीच जनता ने जिस प्रकार से इनकी दावेदारियों के बारे में अपना मन बनाया है, और खासकर वो मन तब बना हुआ दिखाई दिया खुल करके उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति अलग अलग रिपोर्टर्स, अलग अलग चैनलों के और पोर्टल्स के जो जमीन पर घूम रहे हैं, वहां से जो कल के बाद हालात प्राप्त हुए हैं, जो हालात की जानकारी मिली है, उसमें साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे गुजरात में कल नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा था, टाटा एयरबस के प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा था, महाराष्ट्र की जनता के दिलों पर कहीं ना कहीं नागपुर से इस प्रोजेक्ट को उठाकर महाराष्ट्र ले जाए जाने को लेकर सांप लौटता हुआ दिखाई दे रहा था। 16 ऐसे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उठाए गए, हटाए गए, लेकिन इस प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हर इलाके में फेल हो रहा है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई, आज आखिरी दिन था नामांकन का। 288 सदस्यों की विधानसभा है, 145 चाहिए बहुमत के आंकड़े के लिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की जो महायुति गठबंधन है, महायुति है, क्या उस महायुति में सभी सीटों का बंटवारा आपके सामने औपचारिक तौर पर आया? जिसको जहां मर्जी उसने कैंडिडेट उतार दिए, अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, और कैंडिडेट के ऐलान के साथ साथ जिस प्रकार का चुनावी कंफ्यूजन, माहौल विपरीत होने की परिस्थिति में बीजेपी के गठबंधन में दिखाई दे रहा है, वो परिस्थितियां सामने वाले गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी में दिखाई नहीं दे रही है। महाविकास आघाड़ी में भी सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम समझौता नहीं हो पाया, लेकिन महाविकास आघाड़ी की स्थिति यह रही कि महाविकास आघाड़ी में सिर्फ चंद सीटें ऐसी दिखाई दे रही है जहां नाम वापसी तक मामला फाइनल होने की उम्मीद है कि कहां किस पार्टी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन को विड्रॉ कराया जाए, वापस कराया जाए। और वो एक रणनीति के तहत उन्होंने किया। रणनीति इसलिए क्योंकि आप महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों को देखें, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति क्या होती है? एक प्लान ए और एक प्लान बी। अब अंतिम वक्त तक बहुत सारी सीटों पर विपक्ष को नहीं पता है, खासकर जो छोटे छोटे दल हैं उन्हें नहीं पता है। तकरीबन 2 से 2.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां की नहीं पता है कि महाविकास आघाड़ी का औपचारिक कैंडिडेट कौन है और कौन विड्रॉ कर रहा है, किसका नामांकन वापस लिया जा रहा है। और यह स्थिति तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में है, लेकिन ज्यादातर विदर्भ की कुछ सीटों पर और मुंबई महानगर की कुछ सीटों पर है। अब हालात जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उन हालात पर यदि आप गौर करें तो 23 नवंबर को नतीजा आएगा, और इस नतीजे के बाद संसद का विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र भी होना है। लेकिन सवाल यही उठता है कि महाराष्ट्र का मिजाज जिस रूप से बदल रहा है, क्या शीतकालीन सत्र में केंद्र में वैकल्पिक सरकार सत्ता में होगी? पटना से नीतीश कुमार ने तो एक बड़ा संदेश दे दिया कि किसी सहयोगी के कहने पर वो इधर चले जाते हैं तो किसी दूसरे सहयोगी के कहने पर वो उधर चले जाते हैं। हो सकता है कि फिर कोई सहयोगी उन्हें कहे कि इधर से उधर हो जाए। बहुत होशियारी से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि अपनी मर्जी से वो इधर से उधर होते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सामने वो समस्या नहीं है। समस्या दरअसल जिनके साथ है उनके लिए महाराष्ट्र झारखंड जितना जरूरी है, खासकर महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सीटों की छीना झपटी में लगे हुए हैं। अजीत पवार की स्थिति भी वही बनी हुई है कि अजीत पवार को गठबंधन में कोई खास तवज्जो मिल नहीं रही, बावजूद इसके वो कैंडिडेट दर कैंडिडेट अपने कैंडिडेट की घोषणा किए जा रहे हैं, सीट दर सीट। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो कौन ऐसा रीजन है, कौन ऐसा इलाका है महाराष्ट्र का जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो कि वो चुनावी संभावनाओं का द्वार उसके लिए खुल रहा हो?
100 सीटों का आंकड़ा कहां से पूरा होता था? विदर्भ से, कोंकण से, कुछ सीटें उत्तरी महाराष्ट्र से और बाकी छिटपुट सीटों से। लेकिन अब तो अपने गढ़ में ही यानी कोंकण और विदर्भ में ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह होने की संभावना जताई जा रही है कि यहीं पर छिटपुट सीटें तो नहीं मिलेंगी। 288 सीटें महाराष्ट्र की विधानसभा में है और हमारी स्क्रीन पर जो चार्ट आप देख रहे हैं उसमें 62 सीटें विदर्भ में है। 62 सीटें विदर्भ के अलावा वेस्टर्न महाराष्ट्र में 58, मराठवाड़ा में 46, नॉर्थ महाराष्ट्र में 47, कोंकण में 39 और मुंबई के महानगरीय इलाके में 36 सीटें हैं और इन सब का जोड़ 288 सीटों का होता है। कोंकण का इलाका शिवसेना का गढ़ माना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जड़ें जमाई थी, नारायण राणे को लेकर आए थे। आज की क्या स्थिति है? अब तो कोंकण के इलाके में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की साझा ताकत है। कोंकण के इलाके में शरद पवार की पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अंदर से डरी हुई दिखाई दे रही है। यही स्थिति मराठवाड़ा को लेकर है, यही स्थिति पश्चिमी उत्तर महाराष्ट्र को लेकर है, पश्चिमी महाराष्ट्र को लेकर है, यही स्थिति मुंबई महानगर को लेकर है, जहां पर बीएमसी का चुनाव तक करवाने में भारतीय जनता पार्टी साहस नहीं जुटा पा रही थी। विदर्भ की तो पूछिए ही मत, ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस से सीधा मुकाबला है और वो इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो एक तरफ महाराष्ट्र गंवाने के साथ साथ इस देश का आर्थिक इंजन खिसकता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी से। महाराष्ट्र गंवाने के बाद की परिस्थितियों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे सबसे बड़े गेम चेंजर के तौर पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र गंवाने की स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल भी ढीला पड़ने की पूरी गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है। सत्ता गंवाने से कहीं ज्यादा पार्टी का कंट्रोल गंवाने का भय भाजपा के मौजूदा नेतृत्व के ऊपर महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा हावी होता जा रहा है। आखिर महाराष्ट्र में परिस्थिति बनी कैसे? महाराष्ट्र की परिस्थितियों पर गौर करें तो सिर्फ प्रोजेक्ट उठा करके दूसरे राज्यों में और खासकर गुजरात में ले जाया जाना ये एकमात्र मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता महाराष्ट्र में, वो प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में चले गए। इसके अलावा गुवाहाटी मॉडल और पार्टियां तोड़ना, इन सब के अलावा आगे बढ़कर के देखें तो एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तो यहां तक कह दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब से माफी मांगी थी। क्या इस बात को मराठा समाज भूल गया है? वो क्लिप अभी भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद है। किस तरह से ऐसी बातें वो कर रहे हैं। क्या मराठा समाज को इस बात का इल्हाम नहीं है कि महाराष्ट्र के लिए चाहे जाति धर्म संप्रदाय कोई भी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा आइकन कोई नहीं हो सकता। किसानों के मुद्दे से ज्यादा संवेदनशील कोई मुद्दा नहीं हो सकता। विदर्भ की परिस्थितियों से ज्यादा दुखद परिस्थिति इस हिंदुस्तान में कोई दूसरी नहीं हो सकती। और इन सब के बीच महाराष्ट्र के संसाधनों की जिस प्रकार से लूट मचाने की कवायद की गई, जिस प्रकार से महाराष्ट्र को आर्थिक तौर पर उस महाराष्ट्र की हैसियत को कम करने की कवायद की गई, जो हैसियत उसे आजादी के भी सदियों पहले से हासिल है, यह बात सब कुछ महाराष्ट्र के लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा। पार्टियां तोड़ा जाना, विपक्ष को कमजोर करना, जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीबीआई, ईडी और धर्म की अफीम का इस्तेमाल, सांप्रदायिकता की अफीम का इस्तेमाल। और महाराष्ट्र की आम जनता को मिल क्या रहा था? चुनाव करीब आया तो टोल टैक्स नहीं देना होगा, चुनाव करीब आया तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम के नाम पर एक और स्कीम लॉन्च कर देना। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज महाविकास अघाड़ी के लिए अब भी खड़ी है, क्योंकि वहां पर ग्रामीण महाराष्ट्र में असली चुनाव है। और ग्रामीण महाराष्ट्र के साथ साथ एक और जगह महाविकास अघाड़ी जहां फोकस कर रही है, जहां भूपेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी की तमाम मीटिंग्स को एक तरह से निस्तेज करती हुई नजर आ रही है, उसको प्रभावहीन करती हुई नजर आ रही है, वो इलाका है राज्य में वैसी 88 सीटें
जहां पर दलित वर्ग के मतदाताओं की संख्या 15% या 15% से ऊपर है। इन 88 सीटों में से 46 सीटें पिछली बार भाजपा और शिवसेना, एकीकृत शिवसेना का जो गठबंधन था, तब उद्धव ठाकरे साथ में थे, उस गठबंधन ने जीती थी। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे साथ नहीं है, बस शिवसेना के नाम पर एक ढांचा खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ रख लिया है। दलित वर्ग के अपने मुद्दे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में उनके पास एक नेता है और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी अब पहले जितनी ताकतवर दिख नहीं रही। रामदास अठावले का प्रभाव बहुत छोटे इलाके में है, तो उस वर्ग के बीच अब फिर से 46 सीटें जीतकर आ पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं, काफी हद तक नामुमकिन नजर आ रहा है। आज तो हालात ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र से 46 सीटें जीत लेगी? ऐसा भरोसा कितने लोगों को है? सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐसा भरोसा है। हम अपने दर्शकों के कमेंट देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बारे में हरियाणा के चुनाव को देखने के बाद मशीनी लोकतंत्र से घबराए हुए लोगों को ही भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अन्यथा मशीनी लोकतंत्र को यदि एक तरफ आप किनारे लगा दें और वास्तविक लोकतंत्र की बात करने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उंगलियों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। दोनों सहयोगियों की तो पूछिए ही मत कि वहां क्या स्थिति बन रही है। और इन दोनों सहयोगियों के सामने मुकाबले में कौन है? अजीत पवार की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में अब वो किसकी गलती गिना रहे हैं, और उनकी व्यवस्था के ऊपर शरद पवार का तंज भी देख रहे हैं। शरद पवार आमतौर पर तंज नहीं करते, लेकिन वो तंज करने की स्थिति में जब आते हैं तो उनके तंज जमीन पर बहुत बड़े मुद्दे के रूप में दिखाई देते हैं। और एनसीपी ने जिस प्रकार से किसान किसान और सिर्फ किसान इस मुद्दे को उठा लिया है, शिवसेना ने जिस प्रकार से, यानी उद्धव ठाकरे गुट ने, शिवसेना यूबीटी ने जिस प्रकार से मराठी अस्मिता के सवाल को उठा लिया है, और जिस प्रकार से मनोज जारंगे पाटिल के मराठा आरक्षण आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना दिया है, उसके बाद अब ओबीसी वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी से काफी हद तक टूटता हुआ नजर आ रहा है। उसे भी मराठी अस्मिता सबसे पहली प्राथमिकता के रूप में दिखाई दे रही है। और प्राथमिकताओं के बदल जाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व कहीं भी प्राथमिकता सूची में महाराष्ट्र के अंदर घूमकर देखने के बाद साफ लगता है कि कहीं भी प्राथमिकता सूची में उन पत्रकारों से बात करने पर भी साफ दिखाई देता है कि भाजपा का चुनावी हिंदुत्व कहीं भी वोटर की प्रायोरिटी लिस्ट में यानी प्राथमिकता सूची में नहीं है। उनके अपने मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे, किसान के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे, ये सारे मुद्दे इस रूप में हावी हो गए हैं। और उन सब के बीच इलेक्शन कराने वाले, मशीनरी को कंट्रोल करने वाले सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन का मुद्दा, ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया है जिसके आश्रय भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ क्या वही लोग खुश होंगे जिनका डिमोशन हुआ? आखिर भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे और महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति को देखकर कौन खुश हो सकता है? वो लोग जिनका डिमोशन हुआ, या वो लोग जो च्यवनप्राश कौन खा रहा है? कौन च्यवनप्राश खा रहा है? इंसान खा रहे हैं कि कोई और खा रहा है? इसकी बात सार्वजनिक तौर पर करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी के अंदर भी इस चुनाव में सबक सिखाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन किसको सबक सिखाने की? हमारे दर्शक ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक डिवाइडेड हाउस की तरह दिखाई दे रही है। और यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, महायुति, वो टेलीविजन पर चलने वाला जो एक सीरियल आप देखते हैं बिग बॉस, उस बिग बॉस के घर की तरह नजर आ रहा है। सब एक दूसरे को सशंकित नजरों से देख रहे हैं। सीटों की शेयरिंग फाइनल नहीं हो रही है, सीएम कैंडिडेट फाइनल नहीं हो रहा है, मुद्दे फाइनल नहीं हो रहे हैं, और घूम फिर करके एक ही बात, चाहे वो नरेंद्र मोदी बोले, चाहे वो योगी आदित्यनाथ बोले, चाहे वो मोहन भागवत बोले, चाहे वो बिहार में जाकर गिरिराज सिंह बोले, सब एक ही लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरह से एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को कॉर्नर करके माहौल को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाया जाए। लेकिन जो महाराष्ट्र का मिजाज रहा है, वहां इसके लिए कोई जगह नहीं होती। छत्रपति शिवाजी के जमाने से, मराठा साम्राज्य के जमाने से इसकी जगह नहीं होती। वहां जगह तो पेशवाई और पेशवाई के साथ शुरू हुई
घात प्रतिघात की सियासत के लिए होती है। और यही घात प्रतिघात जब आधुनिक स्वरूप में गुवाहाटी मॉडल की सरकार के रूप में सामने आ जाए, तो फिर जब जनता के पास कमान चली जाए कि फैसला उसे लेना है, तो 23 नवंबर का इंतजार कीजिए। जो हालात अभी दिख रहे हैं, यदि यही हालात 20 नवंबर तक बने रह गए, तो 23 नवंबर के बाद दिल्ली में सत्ता पक्ष की बेंचों पर संसद के अंदर परिवर्तन नजर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र दिल्ली की बिसात पलटने जा रहा है। महाराष्ट्र इस देश का पॉलिटिकल अरिथमेटिक चेंज करने की स्थिति में है, और महाराष्ट्र इस देश के अंदर लोकशाही बनाम एक खास तरह के मिजाज को हावी करने की कवायद के बीच में अवरोध की तरह खड़ा है, और उस अवरोध को धाराशायी करने या उस अवरोध के चट्टान की तरह और आगे बढ़ने के लिए 20 नवंबर और 23 नवंबर की तारीख सबकी जुबान पर चढ़ती जा रही है। देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।